Hey guys, how are you? I am Priyanshi Agrawal and welcome to our channel शिवगुण Academy. तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो है हमारा सॉलिड स्टेट। वैसे तो ये चैप्टर लास्ट ईयर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल ये चैप्टर फिर से हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया, तो इसलिए हमें इस साल सॉलिड स्टेट भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सॉलिड स्टेट को शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट जानने स्टार्ट करने से पहले चैप्टर हमें ये पता, सबसे पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सॉलिड स्टेट होती क्या है, कि सॉलिड स्टेट है क्या, कहाँ से आया, क्या है ये। तो जैसे आपने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की 3 स्टेट्स तो सभी को पता होंगी कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो उसी में जो सॉलिड स्टेट है उसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर, कि किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट होती क्या है, कि हम इससे क्या समझते हैं। सॉलिड स्टेट किसी भी मैटर की वो होती है जिसमें सारे पार्टिकल्स टाइटली बाउंडेड होते हैं और वो अपनी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव नहीं कर सकते। क्या होती है, जिसमें सारे पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस के टाइटली बाउंडेड होते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये भी तो एक सॉलिड ही है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते, और जिसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं, तभी ये हमारा सॉलिड बनता है। ये सॉलिड को हम दबाएं तो ऐसे दबेगा नहीं, दबेगा। सॉलिड हमारे इनकम्प्रेसिबल, यानी हम ऐसे उन्हें नहीं दबा सकते। ठीक है, तो सॉलिड्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टाइटली बाउंडेड होते हैं और वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर in which all the particles are tightly bounded in the crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को बोल सकते हैं हम, in the crystal lattice and unable to move। सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है मैटर की जिसमें किसी भी मैटर के या किसी भी सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमारे टाइटली बाउंडेड होते हैं और वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात हो गई एक से। और क्या है कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं ना, जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है, और क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है, और क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक ये बात हो गई। और जो सॉलिड्स के पार्टिकल है ना वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसके पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या मतलब है, जैसे कि एक मार्कर को हम पार्टिकल मान लेते हैं, वैसे कैप को, वैसे तो ये पार्टिकल नहीं है, ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे एक पार्टिकल मान लेते हैं। तो जो ये पार्टिकल है ना ये यहाँ से उठ के यहाँ तो नहीं आ सकता। पार्टिकल से मतलब कि ये कोई भी सब्सटेंस के अंदर होगा, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकता, सब्सटेंस के अंदर है।
लेकिन ये अपनी यहीं पे एक्सिस के अलाउंग वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस मार्कर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस के अलाउंग से वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मार्कर के एंड पे यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो इस एंड से मूव करके इस एंड पे नहीं आ सकता, वो इसी एंड पे वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन यहाँ से उठ के वो पार्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सिस के अलाउंग वाइब्रेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट along their axis, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस के अलाउंग वाइब्रेट कर सकते हैं, ना कि एक जगह से उठ के दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सॉलिड स्टेट क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं जा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। और सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जनरल बातें सॉलिड स्टेट के बारे में। अब जो सॉलिड्स है ना, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट के बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि इनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड्स are classified into two types। सॉलिड्स को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है हमारा अमोर्फस सॉलिड। किसी भी सॉलिड के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस मैनर में या हम कह सकते हैं किस तरीके से अरेंज हैं, उसके बेसिस पे सॉलिड्स को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अमोर्फस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये इंफॉर्मेशन नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करिए, ये नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करें, हो गया। ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को डिटेल में पढ़ते हैं और उनके बीच के डिफरेंसेस को भी देखते हैं। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड तो हम डिटेल में देखते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब कि इनके पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, ये इनकी शेप रेगुलर होती है। रेगुलर शेप से क्या मतलब है? जैसे कि ये अगर ये पार्टिकल्स हैं हमारे इसके, ठीक है, तो ये ऐसे ही पूरे लैटिस में अरेंज होते जाएंगे इसके, ऐसे इसके पार्टिकल्स पूरे लैटिस में ही ऐसे ऐसे अरेंज होते जाएंगे। तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ ये ही हमारा पूरे 3D में इसको हम रिपीट करते जाएं तो
तो हमारा पूरा लैटिस तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम अमोर्फस सॉलिड में देखें तो ऐसा होता है कुछ। कि आपको जो पैटर्न है ना वो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए देखने को मिलेगा। आपको कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा होगा इसमें। बताइए, कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है? जैसे कि आपको इसमें तो ये लाइन दिख रही है कि ऐसे ऐसे पूरे पार्टिकल्स को हम रिपीट करते रहे तो बन जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ 3 पार्टिकल्स ऐसे आए, फिर ये ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसमें हमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिख रहा कि अगर हम इसी पैटर्न में रिपीट करते जाए तो हमारी यूनिट तैयार हो जाएगी, पूरा सॉलिड तैयार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है एमोर्फस में। लेकिन क्रिस्टलाइन में अगर हम इन्हीं यूनिट्स को रिपीट करते जाए 3D में पूरा, तो हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वेरी रेगुलर एंड एक्सटेंड इन 3 dimensional throughout the solid, या फिर हम इसे कह सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, या फिर हम इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कह सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख देंगे? नॉट रेगुलर थ्रूआउट द सॉलिड, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, जैसे कि आपको इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर दिख रहा होगा। तो हम इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। मतलब हमसे कितनी पूरे सॉलिड में चले जाएं, सॉलिड के एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाएं, तब भी हमें उसका अरेंजमेंट वैसा ही दिखेगा। लेकिन एमोर्फस में ऐसा नहीं होता, इनका कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 3 पार्टिकल्स आपको मिले, फिर नहीं मिले, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स मिले, फिर नहीं मिले, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स मिले, फिर नहीं मिले। तो इससे हम इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर कह सकते हैं कि थोड़ी सी रेंज के लिए तो हमें अरेंजमेंट दिखता है, लेकिन पूरे सॉलिड के लिए हमें यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस का। अब जब इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है तो इनकी ज्योमेट्री भी तो डेफिनेट होगी, तो इसकी हो जाएगी डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री हो जाएगी डेफिनेट। जब अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है पूरे सॉलिड में, तो उसकी ज्योमेट्री मतलब उसकी शेप जो है वो एक डेफिनेट और एक फिक्स्ड शेप हो जाएगी ना, तो ज्योमेट्री उसकी डेफिनेट हो गई। और इसकी जब कोई रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है तो ज्योमेट्री कहाँ से डेफिनेट होगी? तो ज्योमेट्री इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, जब एमोर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री तो डेफिनेट हो ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं है उस बात का। तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प। अब शार्प और नॉट शार्प से मतलब क्या है देखिए जरा। जैसे कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सॉलिड 120 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही एमोर्फस सॉलिड है, तो अगर वो 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होएगा तो हो सकता है कि वो 200 डिग्री तक ही 200 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट ही होता रहे, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है।
इसका कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई आपने अमोर्फस सॉलिड दिया और वो 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है कि वो 200 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होता रहे, यानी कि इसका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। वहीं पे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और वहीं अमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, अगर हम इन्हें नाइफ से कट करें तो ये स्मूथ सरफेस में होती है। When cutted with a knife, smooth surface is obtained। ठीक है, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से कट करें तो हमें स्मूथ सरफेस मिलती है। वहीं अगर हम अमोर्फस सॉलिड को कट करें तो हमें इरेगुलर सरफेस मिलती है। When cutted with a knife, irregular surface is obtained। ठीक है, अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लें हम, अगर उसे नाइफ से कट करें तो हमें बहुत ही स्मूथ प्लेन सरफेस मिल जाएगी। वहीं अगर हम अमोर्फस सॉलिड लें, उसे नाइफ से कट करें तो हमें बहुत ही इरेगुलर सरफेस मिलती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर हम लोग इसी के आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। हो गया? तो अभी 2-3 पॉइंट्स हमारे और बचे हैं इनके डिफरेंसेस के, वो हम लोग और देख लेते हैं। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, ये हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जनरली इनकम्प्रेसिबल। और जो हमारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ये हमारे कभी कभी कुछ हद तक कंप्रेस किए जा सकते हैं, जनरली कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट। क्यों, वो तो आपको दिख रहा होगा ना, जैसे अगर कोई भी चीज है उसमें डेफिनेट पैटर्न बन रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में थे उनमें डेफिनेट पैटर्न बन रहा था, अरेंजमेंट बहुत डेफिनेट था, तो उन्हें कंप्रेस करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर अमोर्फस सॉलिड देखें तो इनका डेफिनेट पैटर्न नहीं है, कहीं हो सकता है स्पेस आ जाए तो कुछ आ जाए, तो इनके डेफिनेट पैटर्न ना होने की वजह से हम अमोर्फस सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, ये हमारे होते हैं ट्रू सॉलिड और ये हमारे होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे भी कोई चीज है वो हमारी कभी भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती, ना आप स्टूडेंट परफेक्ट होंगे ना हम परफेक्ट होंगे। ठीक है, कोई भी चीज इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती, वैसे ही सॉलिड्स भी परफेक्ट नहीं होते। इसी में हम आगे जाके डिफेक्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि सॉलिड्स भी परफेक्ट नहीं होते। तो वहीं पे अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये हमारे ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स है हमारे हैं। वहीं पे अमोर्फस सॉलिड्स हैं, ये हमारे सुपर कोल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड्स, ये हम कह सकते हैं ये हमारे फॉल्स सॉलिड्स कहलाते हैं। क्या है अमोर्फस सॉलिड्स? सुपर कोल्ड लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड्स भी कहलाते हैं। क्या मतलब इस बात का, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने जमाने के घरों में अगर शीशे होते हैं ना, तो कुछ हद तक नीचे से उनकी वेट ज्यादा होती है
ऊपर से वो पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते हैं। वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, शीशा सॉलिड है, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो हमारा सूडो सॉलिड है, या फिर हम कह सकते हैं वो हमारा फॉल्स सॉलिड है। आप देखिएगा पुराने जमानों के शीशों में बहुत टाइम से जो लगे हुए हैं, ये नहीं कि आपने अपने घर में कल शीशा लगवाया और आज देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत पुराने शीशों में देखिएगा तो उनकी वेट नीचे से ज्यादा होती है, ऊपर से कम। क्यों? क्योंकि जब बहुत टाइम हो जाता है ना तो वो हमारा बह के नीचे आने लगता है। मिरर जो ग्लास है वो हमारा बह के नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नीचे से वेट हो जाती है ज्यादा, ऊपर से उसकी वेट रहती है कम। ठीक है, तो वो है तो सॉलिड, लेकिन वो तो भाई फ्लो कर रहा है, इसलिए हम उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। अब भाई वो सॉलिड है, फ्लो कर रहा है, तो परफेक्ट सॉलिड तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम उन्हें सूडो सॉलिड्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि अमोर्फस सॉलिड्स हमारे ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं, ये हमारे सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, या फिर हम इन्हें सूडो सॉलिड्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास का एग्जाम्पल आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि ग्लास हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो परफेक्टली सॉलिड नहीं है। अगर ग्लास आपका बहुत पुराना हो जाए तो उसकी वेट नीचे से ज्यादा हो जाती है, ऊपर से कम, क्योंकि समय के साथ वो ग्लास नीचे बह के आने लगता है। ठीक है, तो सॉलिड्स में भी कभी कभी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और एमोर्फस सॉलिड्स हमारे आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अब ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है? ये इनकी प्रॉपर्टी है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर हम लोग एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट कीजिए। ठीक है, हो गया? हम देखते हैं आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं नेचर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आइसोट्रॉपिक नेचर, when a substance possesses the same magnitude of properties such as electrical conductivity, electrical resistivity, refractive index, या thermal expansion, etc. are same in all the directions, then the substance is called as isotropic substance. वो सब्सटेंस जिसमें कैसी प्रॉपर्टीज हो, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, अगर हर डायरेक्शन में जाने पर वो सेम हो तो वो सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है? आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। ठीक है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, या हम कह सकते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे हम इस डायरेक्शन में जाए चाहे हम इस डायरेक्शन में जाए, जैसे कि कोई भी हमारी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर इस सब्सटेंस में हम इस डायरेक्शन में जाएं, ऊपर की ओर बढ़े, या इस डायगोनल से इस डायगोनल पे आए, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इन प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टाइप की प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो हमारी कहलाती है आइसोट्रॉपिक substances. Isotropic nature is found in amorphous solid due to short range order. जो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है ये हमारा amorphous solids में पाया जाता है। amorphous solids में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब भाई amorphous solid है, उसमें तो सिर्फ थोड़ी दूरी तक ही पार्टिकल्स हैं, मतलब थोड़ी दूरी तक ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें दिखता है, उसके बाद कुछ और अरेंजमेंट, फिर कुछ और अरेंजमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी दूर तक ही हमें पार्टिकल्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखता है। तो इसलिए जो आइसोट्रॉपिक नेचर है वो हमारा एमोर्फस सॉलिड्स में पाया जाता है, क्योंकि उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, उनमें उनके पूरे लैटिस में एक सा अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का, कुछ कुछ दूरी पे अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो जितनी दूरी पे सेम हो, तो इसलिए अगर हम देखें जैसे कि ये हमने ले लिया, ये हमारा एमोर्फस सॉलिड है,
कि कहीं कहीं अरेंजमेंट कैसा है, कहीं कैसा है, ठीक है। तो अब इसमें हम चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, एमोर्फस सॉलिड में आइसोटॉपिक नेचर पाया जाता है। एमोर्फस सॉलिड में अगर हम किसी भी डायरेक्शन में उसमें मूव करेंगे तो हमें प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। वही एनाइसोटॉपिक क्या होता है? एनाइसोटॉपिक होता है व्हेन अ सब्सटेंस possesses the different magnitude of properties which are given above, यही सभी प्रॉपर्टीज in different direction. The substance is known as anisotropic in nature. एनाइसोटॉपिक नेचर वो होता है जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है हमारा, अगर उस सब्सटेंस में हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और हमें इन सभी प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट मिलता है तो वो हमारे कहलाते हैं एनाइसोटॉपिक सब्सटेंस। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड अगर हमें डिफरेंट मिलता है किसी भी सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने पर तो वो हमारे कहलाते हैं एनाइसोटॉपिक सब्सटेंस। और अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने पर हमें इन सभी प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सेम मिलता है तो वो हमारे कहलाते हैं आइसोटॉपिक सब्सटेंस। और आइसोटॉपिक नेचर हमारा एमोर्फस सॉलिड्स में पाया जाता है क्योंकि वो हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब कि उनमें सिर्फ कुछ ही दूरी तक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सही, बाकी पे चेंज होता रहता है। और एनाइसोटॉपिक नेचर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक सा अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसलिए अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें फिर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो हमारा प्रॉपर्टीज ये चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है वो भी मैं बना के दिखाती हूँ, थोड़ा एटम्स का अरेंजमेंट, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये नेचर। पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोनों डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो नेचर बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एटम्स बना के दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले डेफिनेशन नोट कीजिए। एनाइसोटॉपिक नेचर होता है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एनाइसोटॉपिक नेचर इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये 2 बार लिख गया, इसे रख कर देते हैं। ठीक है, crystalline solids have different arrangement of particles in different direction। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है डिफरेंट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का डिफरेंट डायरेक्शन में। कि देखते हैं कैसे, जैसे कि देखिए मतलब ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो लग रहा है ना आपको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो लग रहा होगा कि यहाँ पे सब इक्वल स्पेसिंग पे है पार्टिकल्स, इसमें इक्वल स्पेसिंग पे है सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनका डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। देखिए कैसे कि एक्स डायरेक्शन में तो डिस्टेंस ज्यादा थी पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन वाई डायरेक्शन में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस हो गई कम, तो इनका डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अगर हम देखिए ऐसे मूव करें पार्टिकल्स में, मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ कि अगर हम ऐसे मूव करें तो स्पेसिंग अलग है, ऐसे मूव करें तो स्पेसिंग अलग है, और अगर हम डायगोनली मूव करें, अगर हम डायगोनली मूव करें तो स्पेसिंग अलग है। देखिए आप तो खुद कि अगर हम ऐसे मूव करें स्पेसिंग अलग है, ऐसे करें तो अलग है, ऐसे करें तो अलग है। तो इनका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनमें एनाइसोटॉपिक नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो वो प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इस डायरेक्शन में जाए तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और इस डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो वो हमारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्योंकि इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और इनके पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स डायरेक्शन में ज्यादा दूर थे पार्टिकल, लेकिन वाई डायरेक्शन में
कम दूर है पार्टिकल। वहीं एमोर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रॉपिक नेचर पाया जाता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करें हमें वो प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, क्योंकि उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आपको एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर समझ में आया होगा। एनाइसोट्रॉपिक जिसमें हमें वो प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सेम मिले, डिफरेंट, बताइए, डिफरेंट मिले डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने। ठीक है, आइसोट्रॉपिक वो जिसमें सेम मिले मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने पे। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक को तो एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो मैंने सोलर सॉलिड्स को भी एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही, प्रॉपर्टीज पढ़ाते, एमोर्फस सॉलिड पढ़ाते टाइम, लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ा उसके बारे में कॉपी में नोट कर दीजिए, वरना आप लोग बाद में भूल जाएंगे क्या होता है सूडो सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स आर आल्सो रिगार्डेड एज सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट इन देम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट इन द लिक्विड। जो एमोर्फस सॉलिड्स में अरेंजमेंट है ना स्ट्रक्चरल यूनिट्स का, वो लगभग लिक्विड स्ट्रक्चरल यूनिट्स का वो लगभग एक जैसा है लिक्विड से। ऐसा हमने क्यों कह दिया? क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड्स है ना, ये हमारे सुपरकूल्ड लिक्विड्स भी हैं, ये हमारे फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो इसलिए ये हमारे इनके जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चरल यूनिट्स का, ये कुछ लगभग हमारा लिक्विड जैसा ही कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एमोर्फस सॉलिड्स हमारे सुपरकूल्ड लिक्विड्स होते हैं या सूडो सॉलिड्स होते हैं, और इनमें जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चरल यूनिट्स का, ये हमारा कुछ हम सिमिलर कह सकते हैं लिक्विड से, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जैसे कि ग्लास, मैनी सॉलिड्स सच एज ग्लास कैन फ्लो। कुछ सॉलिड, ग्लास भी एक सॉलिड है, अब ये मत कह दीजिए ग्लास लिक्विड है, ग्लास भी सॉलिड है, लेकिन वो हमारा फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सूडो सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स की, आइसोटॉपिक और एनाइसोटॉपिक नेचर की। आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हमारा काफी बेसिक लेक्चर था सॉलिड स्टेट का। इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर होता है हमारा यहीं पे खत्म। तब तक ये पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।